हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर के टफ टॉपिक्स और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को आसान भाषा में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आजकल मैं आपको ट्रांसलेशन की जानकारी देता आ रहा हूं। इसी क्रम में आज का वीडियो ऐसे हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने के तरीकों का भी इंफॉर्मेशन देगा जो वाक्य स्थिति या अस्तित्व बताते हैं। मतलब स्थिति या अस्तित्व। स्थिति मतलब हुआ पोजीशन या प्लेस अथवा अस्तित्व, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस, बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, तो धैर्य रख के वीडियो को देखते रहें। एक एक इंफॉर्मेशन, महीन महीन बातें, छोटी और बड़ी बातें सभी आप जान जाएंगे इस वीडियो के अंत तक। तो अगर ऐसे वाक्य जिनमें सबसे पहले किसी व्यक्ति मतलब पर्सन या वस्तु का अगर स्थान बताना अगर ऐसा बताना हो, उसकी उसका उस वाक्य की बनावट जो की है, वाक्य की बनावट इस तरह की रहेगी। सबसे पहले संज्ञा, कोई भी संज्ञा या नाउन आ जाएगा। उसके बाद संज्ञा के बाद में या पर या के पास, उस संज्ञा के तुरंत बाद, उसके बाद उस वाक्य का कर्ता आएगा। ये कर्ता भी एक अनिश्चित संज्ञा के रूप में रहेगा, अनिश्चित संज्ञा के रूप में आपके सामने आएगा। और अंत में आएगी क्रिया। क्रिया के रूप में है या हैं या था या थी या थे, ये अगर ऐसा हिंदी वाक्य मिले तो उसका ट्रांसलेशन बनाने का सूत्र बन जाएगा। सबसे पहले देंगे देयर, देयर के अनुसार इज या वाज, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार इज या वाज, और उसके बाद देंगे नाउन, जो इंडेफिनिट नाउन रहेगा वो, और अंत में देंगे प्रीपोजिशन। कहीं कहीं प्रीपोजिशन आएगा तो कहीं कहीं एडवर्ब भी आ जाएगा, कोई एडवर्ब भी आ सकता है। और अंत में जो कोई और नाउन फिर से रहेगा इंग्लिश में। अगर निगेटिव आएगा तो इस वाज या इज के तुरंत बाद नॉट रख देने से निगेटिव बन जाएगा। और इस तरह के वाक्यों में जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे उसकी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जानते हैं ऐसे वाक्यों में यूज किए गए प्रीपोजिशंस कौन कौन से आएंगे और उनकी जानकारी क्या क्या। सबसे पहले इस तरह के वाक्यों में या पर आएगा, उसकी अंग्रेजी होगी एट। फिर सामने या के सामने, उसके लिए बिफोर या इन फ्रंट ऑफ, इन
फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये सब जानकारी प्रीपोजिशन वाले वीडियो में भी दी जा चुकी है। अगर रहेगा उस पार, जैसे सड़क के उस पार एक मस्जिद है, तो उस पार उसकी अंग्रेजी बियॉन्ड लेंगे। उस पार रखने पर अगर पास या के पास, जैसे मेरे घर के पास एक बगीचा है, तो वहां पर उसकी अंग्रेजी बाय रखेंगे। ये बाय प्रीपोजिशन होता है। मे अगर आता है, मे की अंग्रेजी आ चुकी है, एट भी होती है, और मे के लिए इन भी होती है। जैसे नदियों में पानी है तो मे के लिए वहां इन का प्रयोग होगा, एट का। और अंत में पर या के ऊपर ये रहने पर अलग अलग स्थितियों के अनुसार ऑन या ओवर या एबव कुछ भी आ सकता है। तो इतनी बार अगर कोई प्रीपोजिशन इस तरह के वाक्यों में आ जाए तो आप रखेंगे। अगर कोई एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब्स कौन कौन तरह के आएंगे उसकी लिस्ट ले लीजिए और एक एक लिस्ट को याद करिए। ये ऊपर या के ऊपर प्रीपोजिशन भी होता है, इसकी अंग्रेजी प्रीपोजिशन भी होता है, इसकी अंग्रेजी एडवर्ब भी होता है। अगर एडवर्ब की तरह ऊपर रहेगा तो इसके लिए किसी सेंटेंस में अगर ऐसा आ जाए तो उसके लिए एबव एडवर्ब के तौर पे, प्रीपोजिशन के तौर पे भी। उसके बाद अगर रहेगा चारों ओर, चारों ओर, तो उसके लिए अराउंड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर नीचे आ जाए, नीचे या के नीचे, नीचे भी कहीं कहीं रहेगा, जैसे टेबल के नीचे, तो वहां बिलो या डाउन रखना है। उसके बाद अगर रहेगा कहीं, कहीं की अंग्रेजी होती है एनीवेयर या समवेयर, समवेयर। यहां के लिए हेयर, वहां के लिए हेयर। यहां को संस्कृत में अत्र, वहां को तत्र, और सब जगह को सर्वत्र। अगर सर्वत्र रहे या सब जगह तो एवरीवेयर, एवरीवेयर। अगर रहे कहीं नहीं, कहीं नहीं, उसके लिए नोवेयर। कैसा हिंदी है उसके अकॉर्डिंग इसका प्रयोग करेंगे। तो इतनी तरह के एडवर्ब और एडवर्ब अथवा प्रीपोजिशन आपके हिंदी वाक्यों में आ सकता है। तो अगर ऐसा वाक्य आएगा तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे इस तरह की बनावट वाले वाक्यों के इस सूत्र पर, उसके अब एग्जाम्पल्स को देखें। एग्जाम्पल को गौर से देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम्पल में help you to understand the point quite well. That's why you must notice the examples clearly given in the videos after the points. तो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे एग्जाम्पल आएगा और उसका एग्जाम्पल का ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में। जैसे नदी में, नदियों में, सॉरी, नदियों में पानी है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, जो कर्ता के बाद आने वाली संज्ञा होगी वही होगी कर्ता। तो देयर इज या देयर आर उसी के अनुसार यूज करेंगे। देयर के बाद पानी सिंगुलर होता है तो देयर इज। उसके बाद फिर नाउन देंगे वाटर, फिर प्रीपोजिशन इन द रिवर्स।
इस तरह का ट्रांसलेशन गौर से देखें, समझ में आ जाएगा। छत पर, छत के ऊपर अथवा छत पर एक कौआ था। यहाँ था मतलब देयर वाज अ क्रो ऑन द रूफ। देयर वाज अ क्रो ऑन द रूफ। उसके घर के पास, यहां पर के पास है, एक बगीचा है। तो देयर इज अ गार्डन बाय, के पास के लिए बाय, उसके घर, हिज हाउस। देयर इज ए गार्डन बाय हिज हाउस। अगर इसी में अगर नहीं रहेगा, जैसे मेरे गांव में स्कूल नहीं था, देयर वाज नो स्कूल इन माय विलेज। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो जानना पड़ेगा आपको, कि अस्तित्व का मतलब होता है मौजूदगी अथवा गैर मौजूदगी। नदियों में पानी है मतलब पानी मौजूद है। मेरे गांव में स्कूल नहीं था मतलब स्कूल मौजूद नहीं था। जब मौजूदगी अथवा गैर मौजूदगी बताना हो तब हम देयर से वाक्य को शुरू करते हैं इंग्लिश में, और ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस में देयर को इंट्रोडक्टरी देयर अथवा डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। डमी का मतलब नकली होता है। ऐसे वाक्यों में देयर की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, केवल सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में वो आता है, बस मीनिंग उसकी अपनी कुछ भी नहीं होती, इसलिए इनको डमी सब्जेक्ट, क्योंकि ये सेंटेंस के शुरू में आता है इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी देयर भी कहा जाता है। हम इसी तरह के वाक्यों में, इस तरह के वाक्यों में जो ऊपर बताए गए हैं, ऐसे वाक्यों में यहां या वहां भी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, यहां या वहां नहीं भी आता है, कभी कभी आ भी जाता है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, उसका एग्जाम्पल, जैसे वहां एक तालाब है। अब वहां की अंग्रेजी देयर होती है, अगर वहां को हटा देंगे, एक तालाब है तो इसका ट्रांसलेशन देयर इज अ पॉन्ड। अब इस देयर की अपनी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में वहां भी दिया है, उसको अंत में रखेंगे। जैसा कि आपको पता है ये देयर प्लेस तो सेंटेंस के अंत में रखा जाता है, इसलिए ये देना, इस सेंटेंस में दो देयर है, ये गलत नहीं है। इस देयर की कोई मीनिंग नहीं होती है, अंतिम देयर की मीनिंग वहां। अगर ऐसा रहे यहां बहुत गर्मी है तो देयर इज वेरी हॉट हेयर। अब यहां की अंग्रेजी हेयर। तो इस तरह का सेंटेंस भी आपके सामने आ जाएगा। अब इस तरह के वाक्यों में, इसी तरह के वाक्यों में, इसी तरह के वाक्यों में है या हैं या था या थी या थे के पहले रहना या लगना के रूप भी आ जाते हैं। जब ऐसा देखेंगे तो वहां पर आ जाते हैं ऐसे वाक्यों में, ऐसे
वाक्यों का ट्रांसलेशन निम्न प्रकार बनता है। मतलब ये शुरू होगा देर से ही, लेकिन देर के बाद ईद या वाज नहीं बन रहकर इस रहना अथवा लगना के बदले हुए रूप को वहां रखा जाता है। जैसे उस गांव में एक साधु रहता। अब यहाँ रहता को हटा देंगे, रहना का रूप, तो हो जाएगा उस गांव में एक साधु था। ये देयर वाज सेंट इन दैट विलेज, उसमें देयर वाज देयर इज से ही बनेगा, लेकिन रहता था के कारण ये बदल के हो जाएगा देयर, रहना का भी टू लिव्ड अ सेंट इन दैट विलेज, देयर लिव्ड अ सेंट इन दैट विलेज, उस गांव में एक साधु रहता था। अब अगर ऐसा है, वहां एक हाथ लगता है, तो देयर हेल्ड अ हार्ट देयर, लगता है हेल्ड का भी पाई, देयर हेल्ड से हार्ट देयर, तो ऐसे भी वाक्य आ जाएंगे। अब यहाँ ऊपर में वहां एक तालाब है, देयर इज ए पॉन्ड देयर, यहाँ इस देयर के पहले ओवर भी रखा जाता है, ओवर देयर, देयर इज ए पॉन्ड ओवर देयर, तो यहाँ भी देयर हेल्प्स ए हार्ट ओवर देयर, ओवर का भी प्रयोग इंग्लिश में कर दिया जाता रहता है। अब इसी तरह के सेंटेंसेज में कुछ और भी बातें आएंगी, उनका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे और उसकी जानकारी आगे। एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। मेरा विश्वास है कि आपको ये इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी, ताकि आप स्ट्रॉन्गर बन सके। इसलिए इतनी बातें एक एक पॉइंट अलग अलग करते हुए आपको बताया जा रहा है। तो अगला पॉइंट है कि इस तरह के वाक्य में, यही इसी तरह के वाक्यों में, मतलब जो जिस तरह के वाक्य अभी पहले बताए गए हैं, उसी तरह के वाक्यों में होना क्रिया के बदले, होना क्रिया के बदले कोई और क्रिया आ जाती है। तो अगर ऐसा रहे, ऐसी हालत में जब होना क्रिया के बदले कोई और क्रिया आ जाए, तो ऐसी हालत में ट्रांसलेशन देयर से नहीं बनता है। एग्जाम्पल देख लें, बात समझ में आ जाएगी। जैसे अगर रहेगा मैदान में गायें हैं मतलब होना क्रिया का रूप आया, तो इसका ट्रांसलेशन देयर आर काउज इन द फील्ड, ये बात पहले बताई जा चुकी थी। लेकिन अगर इसी में यहाँ होना क्रिया को छोड़ के कोई और क्रिया आ जाए, जैसे मैदान में गायें चर रही हैं, अब यहाँ क्रिया बदल गई, होना क्रिया नहीं आके कोई और क्रिया आ गई, तो इसका ट्रांसलेशन देयर से नहीं बनके काउज आर ग्रेजिंग
इन द फील्ड हो जाएगा। कितनी महीन जानकारी है, इसको समझने की कोशिश करें। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संज्ञा प्लस में या पर वाले वाक्य में निश्चित संज्ञा या सर्वनाम आने पर, आ जाने पर भी, अगर संज्ञा के बाद वाक्य में फिर से कोई निश्चित संज्ञा अथवा कोई सर्वनाम आ जाए तो पर भी ट्रांसलेशन देयर से नहीं बनता। एग्जाम्पल समझ लें, बात समझ में आ जाएगी। जैसे छत पर आप थे, अब यहां आप आ गया प्रोनाउन, तो ये देयर से नहीं बनेगा। इसका ट्रांसलेशन यू वेयर, यू वर देयर ऑन द रूफ। अगर रहेगा कमरे में महेश है, यहां महेश निश्चित संज्ञा आ गई, तो यहां पे महेश इज इन द रूम, ये देयर से नहीं बनेगा कि देयर इज महेश इन द रूम, इस तरह से नहीं बनेगा। इस पॉइंट को खूब अच्छी तरह से जाने। और अगला पॉइंट, एक एक पॉइंट को मैंने छांट के इजी करके आपके सामने रखने की कोशिश की है, ताकि आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ जाए। अब अगर स्थान मतलब प्लेस या स्थिति मतलब पोजीशन बताने के लिए बताने वाले वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है। कैसी बनावट होती है और उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, ये जाने। निश्चित संज्ञा शुरू में निश्चित संज्ञा रहेगी, जो कर्ता होगा वो निश्चित संज्ञा कर्ता होगा। उस वाक्य जो भी निश्चित संज्ञा रहेगी वाक्य में वो कर्ता होता है। उसके बाद स्थान बताने वाला स्थान सूचक शब्द, और उसके बाद अंत में आएगी क्रिया, अंत में क्रिया आएगी। ये स्ट्रक्चर होगा। क्रिया के रूप में वही है वो हूं, है वही क्रिया रहेगी। कभी कभी ऐसा भी स्ट्रक्चर आएगा, निश्चित संज्ञा जो वाक्य का कर्ता होगा, उसके बाद स्थान सूचक विभक्ति आएगी। विभक्ति माने कारक चिन्ह, और अंत में क्रिया रहेगी। ये दोनों तरह का स्ट्रक्चर भी आपके सामने आ सकता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना वाक्य आएगा तो उसको ट्रांसलेट करने का सूत्र इस तरह का होता है। वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब showing
प्लेस और पोजीशन, मतलब पहले सब्जेक्ट दे देंगे, उसके बाद प्लेस दे देंगे, सॉरी सब्जेक्ट दे देंगे, उसके बाद जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब दे देंगे, और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब जो आ रहा हो वो दे देंगे। वो प्रीपोजिशन या एडवर्ब स्थान बताता रहेगा या स्थिति बताती रहेगी। तो ऐसे करके ट्रांसलेट कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे सिग्नल ऊपर है, यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद ये क्या करते हैं ऊपर, ये स्थान सूचक शब्द और उसके बाद वर्ब। इस तरह का अगर सेंटेंस रहता है तो इसको ट्रांसलेट करने का तरीका, द सब्जेक्ट देंगे द सिग्नल, उसके बाद वर्ब इज और अप, एडवर्ब अप, द सिग्नल इज अप। अगर ऐसा रहे वह मुंबई में रहती है, तो सब्जेक्ट है वह, मतलब शी, उसके बाद वर्ब लिव्स, उसके बाद इन मुंबई, शी लिव्स इन मुंबई। इस तरह से ट्रांसलेशन। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लें, क्योंकि एग्जाम्पल आपको हर बात को समझाने के लिए दिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझ कर ही आप पॉइंट्स को समझ सकते हैं, इसलिए एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह पॉइंट के अकॉर्डिंग मिलान करके, कैसे पॉइंट क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बन रहा है कि नहीं, इसको समझना ही ट्रांसलेशन को समझना होता है। बाकी बात वर्ड मीनिंग वगैरह याद करते रहेंगे, आपके लिए ट्रांसलेशन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल एक और देखें, मेरे पिताजी घर पर हैं। इसका माय फादर, सब्जेक्ट वही है माय फादर, उसके बाद वर्ब इज एट होम, घर पर, एडवर्ब प्रीपोजिशन के साथ नाम आ गया, वो यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ। इस तरह से आपने एक एक पॉइंट को देख लिया। अब इन पॉइंट्स के आधार पे, जैसा कि मैं हर एक पॉइंट्स के अंत में, जब सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं तो पॉइंट्स के अंत में मैं बताता हूं 10-15 हिंदी वाक्य, जिसको ट्रांसलेट करके आप अपने आप को जांच सकते हैं कि बताए गए पॉइंट्स में से कितना आपने समझा, कितना नहीं समझा, क्या समझा, नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, एक एक करके समझे। नंबर 1, राधा और शीला के बीच दुश्मनी है। नंबर 2, हमारे शहर में एक पार्क है। नंबर 3, उस गांव के पास एक मस्जिद थी। उस गांव के पास एक मस्जिद थी। नंबर 4, इस कुएं में पानी नहीं है। नंबर 5, छत के ऊपर बहुत पक्षी हैं। नंबर 6, पेड़ पर
3 बंदर थे। नंबर 7, मेरे घर के सामने एक सड़क है। 8, वहां एक बड़ा बगीचा था। 9, इस घर में कोई नहीं है। 10, उस कमरे में अशोक था। नंबर 11, वह अपनी छत पर थी। 12, नंबर 12, वह अपने बिस्तर पर है। 13, मेज पर एक बाल्टी है। नंबर 14, एक एक सेंटेंस अच्छी तरह से लिखें और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। शिक्षक कुर्सी पर बैठते हैं। नंबर 15, हम पटना में रहते हैं। 16, हेमंत बाबू जानकी नगर में रहते हैं। नंबर 17, मैं बाल्टी में दूध रखता हूं। नंबर 18, उसका भाई दिल्ली में रहता है। नंबर 19, उस जंगल में एक मुनि रहता था। उस जंगल में एक मुनि रहता था। एंड लास्ट 20, मेरे घर के सामने एक मेला लगता है। ये 20 हिंदी वाक्य आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप ये बात अच्छी तरह समझ सकें कि इस वीडियो में जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं उन पॉइंट्स को आपने समझ लिया। तो इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना स्ट्रेंथ चेक करें। वीडियो का यहाँ हो जाता है अंत। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें आप तुरंत, ताकि आगे एक एक बात जो हिंदी में हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे आप चुटकी बजाकर कर लें, ये जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें
और अपना कमेंट दें। लाइक करना, शेयर करना, अपना कमेंट लिखना, गुड बैड कुछ भी, अगर मेरी जानकारी बुरी लगे तो बैड भी लिख सकते हैं। ये सब देने में एक पैसा खर्च नहीं होता है, बट हमारी जो वीडियो बनाने वाली टीम है उसको इससे बहुत इनकरेजमेंट होता है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ज़बरदस्त और कारगर जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।